गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज ऑल्टरनेटिंग करंट का लास्ट पार्ट यानी लेक्चर 6 आपके लिए हाजिर है। आज के इस लेक्चर में लेक्चर कंटेंट बता देता हूँ। आपको हम रेजोनेंस के बारे में बताएंगे, आपको हम एलसी ऑसिलेशन के बारे में बताएंगे और आज हम आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। थोड़ी हो सकता है लेक्चर लंबी हो जाए, शाम के 7 बजे हैं। ये लेक्चर हो सकता है रात्रि 9 बजे तक आज ही यानी संडे को आपको मैं दे दूं, ताकि कल सुबह जब हो तो एक नई सुबह हो। मैं वैसे सोमवार की सुबह को नई सुबह माना करता हूं, ताकि हम लोग एक नए मिशन को स्टार्ट कर सकें। हमने देखा कि हमारे बच्चों ने बहुत ज़ोरदार न्यूमेरिकल लगाए हैं, खूब दिल से न्यूमेरिकल लगाए हैं इस चैप्टर में, तबीयत से। कुछ बच्चों ने तो कमाल कर दिया था, पहले दिन ही 40 सवाल लगा लिए थे। उम्मीद करता हूं आज की ये लेक्चर देखेंगे, कल शाम तक, परसों सुबह तक इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल बचना नहीं चाहिए, क्योंकि बचे हुए न्यूमेरिकल का कंटेंट आज मैं दे रहा हूं। और जो बच्चों ने सवाल लगाए थे, उनके जो भी सवाल फंसे थे, आज की इस लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा मैं, क्योंकि टॉपिक आज का छोटा होगा। रेजोनेंस थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, रेजोनेंस को 5 मिनट में समझा दूंगा। रेजोनेंस की थ्योरी डेरिवेशन बस 5 मिनट का खेल होगा। 5 ही मिनट में आपको मैं एलसी ऑसिलेशन समझा दूंगा और 5 से 10 मिनट के अंदर ट्रांसफार्मर समझा दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो बचा हुआ कंटेंट है उसकी थ्योरी में जो ट्रांसफार्मर लिखना होगा, आपको अपनी बुक की थोड़ी हेल्प लेनी होगी। हम आपको सजेस्ट करेंगे कंटेंट की क्या लेंगे, तो वो पढ़िएगा। और देखो, आज दुबे जी ने हमको निमंत्रण दिया था और दुबे जी ने फ़ोन ही नहीं उठाया हमारा, तो मैं दुबे जी के पास गया ही नहीं। दुबे जी का आज जन्मदिन था। दुबे जी को सुबह हमने मैसेज किया, निमंत्रण भी दिया था दुबे जी ने, और दुबे जी ने खुद ही भूल लिया कि अपने गुरुजी को बुलाना भी है। तो जो है मैं प्लान करके निकला था, तैयार होके भी निकला था। देखो, सुबह से मैंने शेविंग वेविंग कराई थी, लेकिन अब दुबे जी का क्या वादा है यार, गजब आदमी हो। चलो खैर कोई बात नहीं, आज मैं भी बहुत उलझा रहा। अभी देर शाम को फल की प्लान कर चुका था, लेकिन कई और प्लान आ गए। कुछ बच्चे हमारे दूर दूर से आए थे, आज IIT एडवांस की परीक्षा थी, दे करके आए थे, तो उनको उनकी मिलने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी। तो जब मैं प्लान करके निकला था कि आज मैं फूलपुर चलूँगा अभी 5 साढ़े 5 बजे, तब तक 5:30 बजे बच्चों ने फ़ोन कर दिया कि गुरुजी वो जो है मामला ये है कि हम आ रहे हैं और हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा सो बेटर, आप आके मिलो, अब दुबे जी के यहाँ नहीं जाएंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। अनुनादी परिपथ मतलब रेजोनेंस। अनुनादी परिपथ मतलब रेजोनेंस। अब प्रश्न ये आ रहा है, व्हाट इज रेजोनेंस? अनुनाद के बारे में आपने कभी सुना है क्या? अगर आप अपनी देखिए, अब बार बार मैं वही कहा करता हूँ आपसे कि कभी कभी तकलीफ़ उठ जाती है, भावनाएं छलक जाती हैं कि आप क्लास में होते तो मैं आपसे सवाल करता, क्या आपने अनुनादी परिपथ के बारे में सुना है कभी? अनुनाद शब्द सुना है कभी? तो आप एक दूसरे को देख रहे होते, सभी सामने बैठे होते, तो मुझे वो मंज़र याद आता है कि जब हम आपसे सवाल पूछते क्या आपने अनुनाद के बारे में कुछ सुना है, तो सब एक दूसरे को देखते कि लगता है सुना है। चलो फिर हम आपसे पूछते कहाँ सुना है, तो बोले सर सुना है, लगता है पढ़ा है। लेकिन आपसे सवाल पूछता कहाँ पढ़ा है, तो जवाब ना आता। फिर हम आपको जवाब देते कि आपने अनुनाद के बारे में 2 जगह पढ़ा है, एक तो केमिस्ट्री में पढ़ा है और दूसरा 11th की फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। 11th की फिजिक्स में पढ़ाया जाता है जब किसी वस्तु की अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाती हैं, तो इस दशा में अनुनाद उत्पन्न होता है। हम केमिस्ट्री का अनुनाद नहीं बताएंगे, फिजिक्स में यही पढ़ाया जाता है। हमें क्लास 11th में जब फिजिक्स में अनुनाद पढ़ने को मिलता है, तो क्लास 11th की फिजिक्स में हमसे कहीं लिखा गया है, हमने कहीं पढ़ा है, अब आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अनुनाद जब होता है हमारी 11th की फिजिक्स में हमने पढ़ा है, और कहीं डिटेल में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। एक जगह हमने कहीं पढ़ा था, सैनिक कदम से कदम मिलाकर पुल के ऊपर नहीं चलते।
आपको कारण पता है? सैनिक कदम से कदम मिलाकर पुल के ऊपर नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? तो आप बताएंगे गुरुजी एक अनुनाद उत्पन्न हो जाता है। हमने कहा भैया अनुनाद क्या होता है? बोले कभी ऐसा हुआ था एक बार कि सैनिक कदम से कदम यानी फ्लैग मार्च करते हुए एक पुल के ऊपर से सेना गुजर रही थी, वो पुल अचानक टूट गया था। बोले यार फिर जांच हुई उसकी, तो बहुत दिन बाद उसका रिजल्ट आया, तो पता ये चला कि जितने भी पुल होते हैं या हम आप हैं तो हमारी आपकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, और इस बॉडी के ऊपर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इसी फ्रीक्वेंसी के ठीक बराबर हो जाए। तो कहा जाता है, फिजिक्स मानती है ऐसा कि अगर इस बॉडी के ऊपर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो जो वाइब्रेशन हो रहा था इतने एम्पलीट्यूड में, अचानक उसका एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा। वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा, ये कंडीशन ही रेजोनेंस की कंडीशन कहलाती है। यानी किसी बॉडी के ऊपर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी उसकी अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाए तो अचानक वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा। तो उस पुल के साथ यही हुआ था। पुल नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो इतनी थी कि और नेचुरल एम्पलीट्यूड इतना था कि वो आराम से वो एम्पलीट्यूड सहन कर सकता था, लेकिन जब सैनिक उसके ऊपर फ्लैग मार्च करते चलने लगे तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और सैनिकों के कदमताल की फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई, और जब वो फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई तो हुआ कि अचानक वाइब्रेशन इतना ज़्यादा होने लगा कि पुलवा टूट गया। इसी का नाम दिया गया हमारी फिजिक्स में रेजोनेंस। उम्मीद करता हूँ रेजोनेंस समझ आ गया होगा। तो भैया वो फिजिक्स में मैकेनिक्स का रेजोनेंस आ, ये साला इलेक्ट्रिसिटी में किस बात का रेजोनेंस आ गया, यहाँ कहाँ रेजोनेंस आ गया? तो बोलेंगे हाँ गुरुजी हो सकता है, क्योंकि हम 2 दिनों से एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। क्या? RLC। RLC इसमें R का तो फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो L है इसका फ्रीक्वेंसी से बड़ा गहरा संबंध है। 2πfL यानी जो इंडक्टर होता है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डिवाइस है, और तो और कैपेसिटर के कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी फ्रीक्वेंसी से बड़ा गहरा संबंध है 1/2πfC। और इनका दोनों का फ्रीक्वेंसी से जब गहरा संबंध है तो एक बात जान लीजिए, अगर फ्रीक्वेंसी का मामला है तो रेजोनेंस को छोड़ के मत जाइएगा। अब होता क्या है, अब आप यहाँ सचान सर से जब पढ़ रहे थे रेजोनेंस के बारे में तो सीरियस नहीं रहे। हम कहते हैं बेटा रोज पढ़ो, चलो भैया 2020 में कोविड ही सही, कोरोना ही सही, नकली का हो चाहे असली का अगर आया तो ये भी कुछ अच्छाइयाँ लेकर आया, कुछ नई तकनीक को जन्म दे गया, कुछ नई चीज़ों को हमें सिखा गया। तो क्या आप सीखना नहीं चाहते हो? तो भले ये ऑनलाइन क्लास ही सही, लेकिन मैं बता तो एक चीज़ रहा हूँ आपको। तो पता चला सचान सर की ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे थे, और सचान सर जब पढ़ाते थे वीडियो देखने लगते थे तो थोड़ी देर वीडियो देखते थे 5 मिनट, इसके बाद दूसरा वीडियो देखने लगते थे। तो बेटा जो ऐसा कर रहे हों वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब भी पढ़ें तो बहुत दिल से पढ़ें। वैसे हमारे बहुत बच्चे दिल से पढ़ रहे हैं, वो बच्चे जो दिल से पढ़ रहे हैं इतनी संख्या में हैं कि मेरा दिल अपने आप लगा रहता है इसी काम में। सोचो आज संडे था, मैं चाहता तो आज फिर आराम कर सकता था, एक प्लान फिक्स हो गया था, नहीं जा पाया वहाँ, तो मैं घर लौट सकता था, लेकिन मैं चाहता क्यों घर लौटूँ, चलो कुछ काम करता हूँ। आप समझ रहे होंगे मेरी मनोदशा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब सचान सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो आप जब रेजोनेंस जिस दिन सचान सर ने पढ़ाया उस दिन आपने रेजोनेंस नहीं पढ़ा, और उस दिन ही क्या आपने जितने दिन सचान सर ने पढ़ाया आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो तुम रह गए टोपा के टोपा। टोपा समझते हो? ऊपर से जाड़े में लगा देते हैं, एक वो वाला टोपा होता है इसमें केवल मुंह भर दिखता है, उसी तरह के कुछ टोपा हैं जो केवल मुंह भर दिख रहा है। तो रह गए टोपा के टोपा। अब टोपा के टोपा रह गए, तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी शादी करने के बहुत इच्छुक हैं, अब शादी करने के लड़के को काबिल होना चाहिए, तो कुछ तो बनाएंगे तुम्हारे बाबूजी तुमको।
तो बोले सबसे सरल है बच्चा, मैथ लिया था, इसको इंजीनियर बना दें। तो पता चला बाबूजी तुम्हारे तुमको इंजीनियर बनाने निकल पड़े। अब सुनिएगा मेरी बात, बाबूजी इंजीनियर बनाने निकल पड़े। अब बाबूजी को तो इंजीनियर तुमको बनाना है और तुम हो कचरा छाप। तो इंजीनियर क्योंकि बनाना था तो पैसे का प्रबंध करके, जैसे हाई स्कूल 12 की मार्कशीट में 75% या 80% लिखा दिख गया, कचरे के भाव है अद्धे अद्धे, कचरे के भाव है 75% 80% सबका आ रहा है, दिख गया बाबूजी के मार्कशीट में। तो फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन वो लड़का जानता है कि मैं कौन हूँ। बाबूजी फूला नहीं समा रहे हैं, बोले हमारा लड़कवा कोटा ही जाए। तो पता चला कोटा में उसको पूजी आए, कई लाख, 2.5 लाख। लड़का तो जानता है मैं क्या हूँ और मैं जानता हूँ दूसरा। वो लड़के की असलियत 2 लोग जानते हैं, ये तो सचान सर जानते हैं या वो स्वयं जानता है, बाबूजी नहीं जानते। बाबूजी कहेंगे बेटवा हमारे कोटा में पढ़ी, कोटा ले गए का, वो कोटा में वही करे जो हमारे साथ किया रहा। 2.5-3 लाख में माचिस लगाएगा, इसके बाद लौटेगा तो IIT की जो मेन की परीक्षा होती है वही देने गया था। उसमें परसेंटाइल पता है उसका कितना आएगा? 45 से 70 के बीच में। ज़िंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो बाबूजी को तो इंजीनियर बनाना था, तो कालूनाथ, भालूनाथ, राम प्यारी देवी, भोलानाथ, भल्लूनाथ, कल्लूनाथ, श्यामनाथ, रामनाथ नाम के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे देश भर में खुले हैं। ये इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ अपना भविष्य बनाने के लिए खुले हैं, आपका भविष्य बनाने के लिए नहीं। ऐसी जगहों से बच्चा इंजीनियर बन जाएगा। अब जब ऐसी जगहों से बच्चा इंजीनियर बनेगा तो उसको वहाँ साले रेजोनेंस पढ़ाएंगे। वो कालूनाथ भालूनाथ में उनको सरवन का खुद ही नहीं पता, बच्चे ने रेजोनेंस नहीं पढ़ा। ब्रांच कौन थी? इलेक्ट्रॉनिक्स। काम क्या मिला? कहीं से इधर उधर जुगाड़ पानी करके किसी कंपनी में घुस गए जो टीवी बनाती है। अब पता चला कि इंजीनियर साहब ने एक टीवी बनाई, सर्किट डिजाइन किया। इंजीनियर साहब ने कभी पढ़ा तो था नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज इधर उधर से जुगाड़ करके कैया से जोड़ जाड़ के सर्किट बना दिया। इंजीनियर साहब ने ध्यान ही नहीं दिया कि उसका मानक होता है एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कभी करी ही नहीं थी, कभी जानते ही नहीं थे उसके सीन में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना भूल गए। इंजीनियर साहब का दुर्भाग्य देखिए, इतना दुर्भाग्य था इंजीनियर साहब का कि सरवा जितने उस सर्किट में इंडक्टर कैपेसिटर मिला के लगाए थे उन सबके कॉम्बिनेशन से, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, जो फ्रीक्वेंसी तैयार हुई वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाई। थोड़ी देर में कैलकुलेट करके इसको दिखाऊंगा। ये 1/2π√LC के बराबर होती है। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तैयार हुई वो ठीक 50 आ गई। इनका दुर्भाग्य था कि इतने L और C सर्किट में लगाए कि इंजीनियर साहब की वो फ्रीक्वेंसी, ये देखिए दुर्भाग्य था इनका, 50 हो गई। टीवी का सर्किट क्योंकि यही इंजीनियर थे तो इन्होंने ओके कर दिया, बोले ठीक है ले जाओ बनवाओ। 10,000 टीवी बन गई बाजार में बिक गई। कस्टमर टीवी घर ले गया, 4 दिन चलाया, 5वें दिन कंप्लेन लेकर आया। बोले कौनी कंपनी की टीवी रही? बोले ओरीवा की। तो किसकी? सैमसंग की। बोले तो 4 दिन में ख़राब हो गई। धड़ाधड़ टीवी रिप्लेस होने लगी, वापस मार्केट में सर्विस के लिए जाने लगी। कंपनी तक बात पहुंची, बोले यार ये क्या हो रहा है कि 10,000 टीवी में ये कंप्लेन आ रहा है। अब जांच शुरू हुई। जांच के केंद्र बिंदु में इंजीनियर साहब पाए गए। जब जांच हुई तो पता चला इंजीनियर साहब ने रेजोनेंस कैलकुलेट नहीं किया था। हुआ क्या, जो टीवी की इनपुट फ्रीक्वेंसी थी और जो घर में आने वाली पावर सप्लाई उसकी 50। दुर्भाग्य था इंजीनियर साहब का क्योंकि उन्होंने AC नहीं पढ़ा था। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई और फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो इंजीनियर साहब का कान पकड़ा गया। बोले आज के बाद साले इधर दिखाई मत देना। 10,000 टीवी समझते हो? 10,000 का 10,000 से गुणा कर दो, इतने का नुकसान कर दिए। इतने का नुकसान कर दिए और मार्केट में एक बार जो कस्टमर के बीच में रेपुटेशन कंपनी की खराब हुई वो ज़िंदगी भर कभी नहीं भरी जाएगी। हो सकता है आपकी एक गलती से कंपनी बंद हो जाए। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता था। चलिए मुबारक हो आपको, अगर आपको समझ आ गई हो। रेजोनेंस पर वापस आते हैं। काफ़ी समय ले लिया आज आपका मैंने।
रेजोनेंस के चक्कर में। तो अब आपसे कोई कहेगा इस इलेक्ट्रिसिटी में अनुनाद का क्या मतलब है, तो आप बताएंगे किसी इलेक्ट्रिकल परिपथ में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डिवाइस होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मामला आता है तो रेजोनेंस की चर्चा भी दुनिया में आती है। जब अनुनाद की स्थिति पैदा होती है तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है। अचानक होगा क्या, जो करंट थोड़ी थोड़ी चल रही थी, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाने पर अचानक वो करंट ज़्यादा जाएगी, सर्किट में एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगी तो सर्किट के कंपोनेंट डैमेज हो जाएंगे ना। चलो अभी आपके ऊपर की बात है, हम आपको रेजोनेंस की किताबी परिभाषा सुनाते हैं। जब किसी श्रेणी LCR परिपथ में सर्किट की फ्रीक्वेंसी यानी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, जो कि आपके घर में 50 हर्ट्ज आती, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी 100 पाई टी लिखते हैं ना, तो घर में हमारे हाउस होल्ड सप्लाई अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज आती है। इस परिपथ की फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी सर्किट के ऊपर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो गई। यह शॉर्टली ऐसे बोलो, जब किसी परिपथ में सीरीज LCR परिपथ में प्रेरकी प्रतिघात का मान धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है। जब किसी परिपथ में प्रेरकी प्रतिघात का मान धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है तो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न हो जाता है। तो प्रेरकी प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात जिस दिन बराबर हो जाते हैं परिपथ में अनुनाद उत्पन्न हो जाता है। तो आपको तो पता है XL बराबर 2 पाई FL, XC बराबर 1/2 पाई FC। F यानी फ्रीक्वेंसी की चाहत में आया हूँ तो F स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4 पाई स्क्वायर होगा, ये L और ये C नीचे चले जाएंगे। F की क्या वैल्यू होगी, ये वही फार्मूला है जो अभी आपको परेशान कर रहा होगा न्यूमेरिकल लगाने में। लेकिन अब मत परेशान होना, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल एकदम झंडू बाम है, बिना बुद्धि लगाए लगाना है। न्यूमेरिकल कैसे हैं, बोलता है एक सीरीज RLC परिपथ में अनुनाद की स्थिति में इतना इंडक्टेंस इतना कैपेसिटेंस लगाया है, L और C की वैल्यू देगा, कहेगा परिपथ की अनुनादी आवृत्ति बताओ, तो झम्म से इस फार्मूले में डाल देना और अनुनादी आवृत्ति मिल जाएगी। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको अनुनाद के बारे में बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको किताब से देख करके परिभाषा लिखनी हो तो ऊपर की 3 डार्क लाइन लिखी होंगी, वो मैं रीड कर देता हूँ, आप एग्जैक्टली वही डेफिनेशन लिख देना और कुछ मत लिखना। इसके बाद में ये XL बराबर XC कर देना और F की वैल्यू निकाल देना। देखो मैं पढ़ता हूँ, किताब की परिभाषा एग्जैक्टली वही लिखी होगी जो मैंने बोली है। जब किसी प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में मुख्य धारा और आरोपित वोल्टेज की कला समान होती है। अब तुमको पता है सीरीज LCR के केस में R इधर भगा जा रहा था, मतलब I ऐसे होती है, इन रजिस्टर का वोल्टेज इसी के साथ जाता है, इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर जाता है, कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे जाता है। अब जब XL बराबर XC होगा तो VL बराबर VC भी होगा, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम होती है ना। जब VL VC बराबर बराबर होंगे तो एक दूसरे को खा जाएंगे, तो परिपथ का परिणामी वोल्टेज ही VR है, V के बराबर हो जाएगा। तो परिपथ का परिणामी वोल्टेज परिणामी धारा की दिशा समान हो जाएगी, तो कलांतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पढ़िए, देखिए शब्द लिखा हुआ है, जब किसी LCR परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है। मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला यानी दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात XL तथा धारितीय प्रतिघात XC के बराबर हो जाता है। तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो अब मैं फारसी बोला था क्या, यही तो बोला था। जब किसी सीरीज LCR परिपथ में
मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, अर्थात समान कला में होते हैं। अर्थात परिपथ में प्रेरकी प्रतिबाधा का मान प्रेरकी प्रतिघात का मान धारती प्रतिघात के बराबर हो जाता है, तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता, यही लिखा है। और देखिए आगे स्टेटमेंट में लिखा हुआ, श्रेणी अनुनादी परिपथ वह परिपथ है जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। यानी जो आपने अप्लाई की है और जो इन दोनों के बराबर रखने से ये हल होकर आएगी, ये आवृत्ति और इसकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाए, समझो रेजोनेंस हो गया है। अनुनाद समझ में आ गया होगा। इतनी किताब के शब्द ही ले लेना, यक्सल को यक्सी के बराबर करना, ये रिलेशन निकालना, आपका अनुनादी परिपथ पूरा हो गया। और यही वो फार्मूला है जो ढेर न्यूमेरिकल लगा देगा। लेकिन अभी 1-2 सालों में एक ग्राफ का ट्रेंड बना है अपने बोर्ड में। अभी 1-2 सालों में आवृत्ति का धारा के साथ ग्राफ पूछा गया है कई बार। मैं उससे भी थोड़ा सा रोशनी डाल देता हूँ ताकि आपके समस्या सामने कोई समस्या ना आए। देखो, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होने पर, जिसको आप अनुनादी आवृत्ति F0 कहते हैं, जो 1/2 पाई √LC के बराबर आई थी, ये करंट फ्रीक्वेंसी जब इसके ठीक बराबर हो जाएगी तो परिपथ की धारा महत्तम हो जाती है। हमने बताया थोड़ी देर पहले कि अगर नॉर्मल करंट ये थी और अगर इसमें AC चलने लगी और AC जो आपने दौड़ाई उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी असली फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अचानक हाई हो जाएगा, तो धारा अधिकतम हो जाती है। तो ये ग्राफ है करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ। ये ग्राफ डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि अनुनादी आवृत्ति और धारा के बीच का ग्राफ बनाइए, तो आप बता दीजिए। एक बार यही ग्राफ ऐसे भी पूछा जाता है कई अटेम्प्ट में, अनुनादी आवृत्ति और इम्पीडेंस के बीच में ग्राफ बनाइए। तो तुमको पता है, अभी मैंने बताया सीरीज RLC सर्किट में Z बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब तुमको पता है कि अनुनाद की स्थिति में XL का मान XC के बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो ये गायब हो जाएगा। उस सिचुएशन में Z की वैल्यू R के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब जब अनुनाद हो जाता है तो इम्पीडेंस Z की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, जो कि R के बराबर हो जाती है। एक और शर्त कई बार पूछा है, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा किसके बराबर होती है, तो आप बता दो अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। तो आप सुनो, तो इसका मतलब प्रतिरोध सर्किट का मिनिमम हो जाएगा, यानी I मैक्सिमम इसलिए होती है क्योंकि Z मिनिमम हो जाता है, क्योंकि I बराबर V/Z होता है। अब Z अगर मिनिमम हो जाएगा तो I अपने आप मैक्सिमम हो जाएगी। ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो अगर कोई आपसे इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ पूछता है तो ये उल्टा बन जाएगा। कैसे बना रहा हूं मैं, गंदा गंदा ग्राफ। ये दिखा रहा है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस पर इम्पीडेंस Z की वैल्यू मिनिमम हो गई है। ये दोनों ग्राफ याद रखिएगा। इम्पीडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ पूछेगा तो नीचे को U बनेगा, और अगर ऐसे पहुंचेगा तो टोपा बनेगा। अगर करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ पूछेगा तो टोपा बनेगा, और अगर ऐसे करेगा तो U बनेगा। आप समझ गए होंगे रेजोनेंस में इतना ही था, बस मूल बात हो गई है। जब किसी सीरीज LCR परिपथ में कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बराबर हो जाती है तो परिपथ में अनुनाद हो जाता है। अनुनाद की स्थिति में परिपथ की धारा महत्तम और परिपथ का प्रतिबाधा न्यूनतम यानी Z R के बराबर हो जाता है। चलिए, एक सीन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट सीन से आपका रेफरेंस देता हूँ। हमने सोचा था 5 मिनट में आपको रेजोनेंस पढ़ाऊँगा, आधा घंटे लग गए, क्योंकि 15 मिनट बीच में तुम्हारे लिए मैंने बकाई कर डाली।
आधा घंटे लग गए 5 मिनट की चीज़ डिस्कस करते करते। अब तो समझ आ ही गया होगा यार, ना आया हो तो कमेंट करके बता देना। सुनो भैया, आगे मेरे पास एक और टॉपिक है, एलसी परिपथ में आवेश का दोलन। एलसी परिपथ में आवेश का दोलन। एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, इस टॉपिक को आप थोड़ा किताब से फिल्टर करके लिखिएगा। मैं आउटलाइन कर दे रहा हूं, फिल्टर कर लीजिएगा किताब से। ये पूछा नहीं गया आपने यूपी बोर्ड में जल्दी से अभी तक कभी, लेकिन अगर कभी आ जाए तो पढ़ लो। आपको तो वैसे भी मैक्सिमम कर रहा हूं। एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूं, मैं तुम्हें वो बात सिर्फ समझाऊंगा जिसको तुम जानते हो अच्छी प्रकार, और अगर उसे जानते हो तो एलसी ऑसिलेशन बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है। कोई ख़ास बात मुझे यहाँ नज़र नहीं आती है, इसे मैं भी इग्नोर किया करता था। सही बता रहा हूँ कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसके पहले किसी भी बैच में आज तक एलसी ऑसिलेशन नहीं पढ़ाया है। किसी भी बच्चे को मैंने एलसी ऑसिलेशन आज तक नहीं पढ़ाया है। देखिए यहाँ एक स्विच है, ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। स्विच पहले ए पर कनेक्ट है। इस स्विच को पहले हमने ए से जोड़ा था, जिसमें स्विच लगी थी हमने बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया। बैटरी के वोल्टेज को वी कह दें। ये एक कैपेसिटर है और ये एक इंडक्टर है। ध्यान रखिए यहाँ पर प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर होना चाहिए। वैसे प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर एक हाइपोथेटिकल थॉट है, कहीं पर प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर पाए नहीं जाते हैं, लेकिन हमारी फिजिक्स में कंसिडरेशन ले लिया जाता है कि ये एक प्योर कैपेसिटर है, ये एक प्योर इंडक्टर है। देखिए ये स्विच बैटरी के साथ कनेक्ट होकर के इस कैपेसिटर को चार्जिंग दे रहा है। देख पा रहे होंगे आप धनाधन, ये इस कैपेसिटर को चार्जिंग दे रहा है। अगर ये इस कैपेसिटर को चार्जिंग दे रहा है तो ये कैपेसिटर थोड़ी देर में चार्ज हो चुका होगा, और आपसे मैं पूछूंगा इस कैपेसिटर के पास चार्ज होने के बाद क्या हो गया होगा, तो आप बताएंगे गुरुजी इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी U बराबर हाफ CV² इंस्टॉल हो चुकी होगी। इसके अंदर ये बैटरी एक एनर्जी इकट्ठा करवा चुकी होगी जो U बराबर हाफ CV² के बराबर होगी। फिर क्या होगा, इस स्विच को यहाँ से उखाड़िए, इस स्विच को यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। आपने देखा बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया, बैटरी का कार्यक्रम समाप्त हो गया। बैटरी ने इसको एक बार चार्ज कर दिया, कैपेसिटर इतनी एनर्जी के साथ चार्ज हो गया। उस स्विच को वहाँ से उखाड़ा, यहाँ लगा दिया, बैटरी सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गई होगी, देख रहे हैं आप। ये कैपेसिटर इस इंडक्टर के साथ कनेक्ट हो गया है, तो कैपेसिटर के पास भरी है खूब एनर्जी, झोमाझोम हाफ CV² के बराबर। अब क्या होगा, जैसे ये स्विच यहाँ कनेक्ट होगा तो इसकी जो करंट है वो इसके अंदर एंट्री मारना शुरू करेगी। और आपको तो पता है इंडक्टर में जब करंट जाती है तो वह सर्वा फेंकता नहीं है कहीं, लेकिन वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने लगेगा, करेगा। तो इसकी एनर्जी ये ले लेगा। जब ये चार्ज हो जाएगा पूरा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा बेचारा, तो फिर कहेगा ले ले भैया, ले 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 ले। ये इसको फिर देना शुरू कर देगा, तो फिर ये चार्ज हो जाएगा बेचारा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। जब इसका ख़त्म हो जाएगा कहते ले भैया तो ले ले अपन ले ले, तो फिर ये इसको चार्ज करेगा, यानी ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग इन दोनों के बीच में लेन देन चलता रहेगा, क्योंकि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है। लेकिन आपको तो पता है दुनिया में प्रैक्टिकल सिद्धांत है, जब इससे एनर्जी इसमें जा रही होगी, इससे एनर्जी इसमें जा रही होगी, तो हीट लॉस तो कंपलसरी है। क्योंकि मैं अब तक कोई प्योर इंडक्टर नहीं बना पाया, मैं आज तक कोई प्योर कैपेसिटर नहीं बना पाया, तो एनर्जी का लॉस तो चलता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि लेते देते सब खत्म हो जाएगी।
तो इसमें जो लेने देने में वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेशन जरूर होंगे, ऑसिलेशन जरूर होंगे, लेकिन वो डैम्ड ऑसिलेशन होंगे, यानी धीरे 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 ये एनर्जी हो जाएगी ख़त्म। और इस ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्ससी होगा, तो यह बराबर 1/2 पाई √LC के बराबर होगी। तो ये था तुम्हारा एलसी परिपथ में आवेश का दोलन, एक हेडिंग है। इस हेडिंग को अपनी किताब से देख लेना। जो मैंने अभी आपको 5 मिनट में पढ़ाया, 3 मिनट लगे, तो एग्जैक्टली यही लिखा है। कहो तो पढ़ दूँ? अब क्या मतलब पढ़ दूँगा मैं, तुम पढ़ लेना वही। यानी ये कैपेसिटर इस बैटरी से एक बार चार्ज हो जाए, बैटरी गई तेल लेने, इसको स्विच यहाँ कनेक्ट करो तो इसकी एनर्जी इसके पास, इसकी एनर्जी इसके पास, ले लो दे दो, ले लो दे दो, ले लो दे दो, एक दूसरे को लेते देते रहेंगे तो उसी में सर्किट क्या करेगा, वाइब्रेशन क्रिएट कर देगा। क्योंकि वाइब्रेशन की सिचुएशन पैदा हो रही है, एल और सी लगे हुए हैं, एल सी की उपस्थिति में फ्रीक्वेंसी अपने आप जनरेट होती है और ये लेने देने में ये फ्रीक्वेंसी जो चलेगी तो कुछ हीट लॉस लगातार होगा, प्रैक्टिकली हीट लॉस होगा। पढ़ लीजिएगा इसको, आपको इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। यही नौटंकी लिखी है और कुछ नहीं है। और चलिए चलते हैं आज इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की ओर, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। दोस्तों 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज में और मेरे ख्याल से 3 एग्जाम्पल इस ट्रांसफार्मर को फॉलो करते हैं। और उम्मीद करता हूँ अगले 5 से 6 मिनट में ट्रांसफार्मर के बारे में हम आपको बिल्कुल बढ़िया से बता देंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है, तुम बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, हम बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं, सारी बातें करेंगे इसी बीच में। चलिए, हमारा अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर आप सभी बच्चों से, अगर आप फिर वही, मैंने कहा फिर वही दर्द मेरा झलकेगा भी, कि अगर आप सामने क्लास में होते तो मैं आपसे पूछता आपने ट्रांसफार्मर देखा है, तो सभी का जवाब होता यस हमने देखा है। हम आपसे पूछते आपने अब तो मैं ही सवाल दूंगा, मैं ही जवाब करूंगा, यही तो होगा। अब ऑनलाइन क्लास ऐसी तो होती है, मास्टर खुद पढ़ ले और खुद पढ़ा ले, एक्टिंग करे, नाचे गाए। जो ज़्यादा नाचे गाएगा उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जो कम नाचे गाएगा अच्छा पढ़ाएगा उसके कम सब्सक्राइबर होंगे। यही दुनिया का इतिहास है, मैं खुद ही जानता हूँ। पता है, सबसे पहले YouTube में एक मैंने टॉपिक डाला था, पहला टॉपिक मेरा YouTube का था SHM, यकीन करें फर्स्ट टॉपिक मैंने SHM डाला था। साला मैं खुद आज तक उसे नहीं समझ पाया मैंने क्या पढ़ाया था उसमें, कसम से बता रहा हूँ। इतना काला काला, मेरी शक्ल तक नहीं दिखती थी, मैंने बोर्ड में क्या लिखा था मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा था। उसके सबसे ज़्यादा व्यू मिले थे, 2700 लोग उसे देखे। मैंने सारा उसको डिलीट कर दिया यूट्यूब से। मुझे उसको देखने में इतनी शर्म आती थी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहला वीडियो था। साहिल, हनी, ये सब लोग गवाह थे उस वीडियो के। मैंने पहली बार वो वीडियो बनाया था, यूट्यूब में डाला था। वो बिल्कुल काला काला, मतलब बोर्ड का लिखा नहीं मुझे समझ आ रहा था कि मैंने क्या लिखा है, वो देखने वालों ने क्या देखा होगा। उसको 2700 लोगों ने देखा था, कमाल है। तो इस देश में ऐसी दशा है कि अच्छा करोगे तो कम लोग देखेंगे, खराब बेकार, जैसे ऐसा लोग घटिया आदमी कैरी मिनाटी देखा होगा, कितने उसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और साला एक ही काम करता है, सिर्फ गाली देता है। कमाल है इस देश में लोगों का, धन्य है। चलो बात मत करो, ट्रांसफार्मर देखो, नहीं फिर बात करने लगेंगे, फिर 8 बज जाएगा। ट्रांसफार्मर, हम आपसे पूछते बेटा ट्रांसफार्मर देखा है? बोले हाँ गुरुजी देखे हैं। हाँ कहाँ देखे हो? बोले हमारे घर के बगल में लगा है। तो हम पूछते तुमने ट्रांसफार्मर में क्या देखा है? बोले इतना बड़ा सा होता है, पी पी करता रहता है। हाँ पी पी क्या करता रहता है? बोले से एक आवाज़ आती रहती, टिंग। वो आवाज़ कैसी आती रहती है? टिंग। कुछ नहीं। हमने और कोई ट्रांसफार्मर देखा है? बोले गुरुजी और तो याद नहीं आ रहा है कौन ट्रांसफार्मर देखा है। हाँ एक और देखा है, पोल के ऊपर रखा रहता है। अबे वो वाला ट्रांसफार्मर भी वही होता है, जो नीचे रखा रहता है वही ऊपर रखा रहता है। और ट्रांसफार्मर अगर आपने देखा हो तो आपके टेलीविज़न के अंदर, आपके DVD प्लेयर के अंदर, आपके रेडियो के अंदर मोस्ट कॉमन यूज चीज़ आज की डेट में आपके पास वो मोबाइल फ़ोन का चार्जर होता है, CFL होता है,
सबके अंदर छोटा छोटा ट्रांसफार्मर रखा होता है। तो आखिरकार वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, हम आपसे पूछते ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो तमाम टोपा 100 में कम से कम 10 तो यही मिलते, कहते एसी का डीसी बनाता है। अब खुद ही हम सवाल पूछ रहे, खुद ही जवाब दे रहे हैं, समझ लेना अपना। तमाम 10 टोपा तो हमें ऐसे मिल जाते, कहते गुरुजी एसी का डीसी बनाता है ट्रांसफार्मर। अबे चूतिया हो, ट्रांसफार्मर एसी का डीसी नहीं बनाता मालिक। एसी का डीसी कौन बनाता है, आखिरी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर रहने दो, समझाता हूं। ट्रांसफार्मर का केवल एक काम होता है, दो काम होता है। वोल्टेज ज़्यादा है तो कम कर देना, और ज़रूरत पड़ने पर कम है तो ज़्यादा कर देना। ट्रांसफार्मर दो ही तरह का दुनिया में होता है, एक उच्चाई, एक अपचाई, एक स्टेप अप स्टेप डाउन। मैं आज तुमको उसका प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन सब सिखाता हूँ। देखना कितनी सरल सी चीज़ होती है ट्रांसफार्मर, और कितना आसानी से समझ में आता है ट्रांसफार्मर। सुनो, ट्रांसफार्मर इतना छोटा भी होता है, इतना बड़ा 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 भी होता है, और इतना बड़ा भी होता है कि तुम्हारे घर में भी नहीं बैठ पाए, इतना बड़ा भी होता है। तो सुनो, हमारा ट्रांसफार्मर इतना बड़ा है, इतना बड़ा वाला कुछ नहीं होता है। कभी ट्रांसफार्मर हाथ में लेके देख लेना, एकदम ओरिजिनल हाथ में देखने को मिल जाएगा। एक खोखला घनाकार लोहे का चैम्बर, खोखला घनाकार लोहे का चैम्बर बीच में खाली होगा, और ये बीच में खाली करने के लिए ई और आई आकार की लोहे की पत्तियां होती हैं, ऐसे 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 रख रख करके सटा करके बना लेते हैं। अगर कभी आप सामने आएंगे तो आपको मैं ट्रांसफार्मर बना के भी अपने हाथ से दिखा दूंगा कि हाउ टू क्रिएट अ ट्रांसफार्मर, हाउ टू मेक ए ट्रांसफार्मर। आप सामने आएंगे कभी तो आपको मैं बाज़ार से सामान लेकर के ओरिजिनल ट्रांसफार्मर अपने हाथ से खुद डिज़ाइन करके दिखा दूंगा आपको कि देखिए बिल्कुल रियल वर्किंग ट्रांसफार्मर ये है। मैंने बहुत ट्रांसफार्मर बनाए। ई आई शेप की पत्तियों से एक खोखला लोहे का चैम्बर बना दीजिए। एक खोखली जगह है तो तार ले आइए बैंडिंग वाला, कुछ तार यहाँ भर दीजिए और दूसरी तरह का तार यहाँ भर दीजिए। ठीक। अगर आप वोल्टेज को डाउन करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा वोल्टेज को कम करना चाहते हैं, तो यहाँ ज़्यादा फेरा डाल दीजिए, यहाँ कम फेरा डाल दीजिए। अगर आप कम को ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ कम फेरा डाल दीजिए, यहाँ ज़्यादा फेरा डाल दीजिए। दो ही तरह का ट्रांसफार्मर दुनिया में होता है, एक कम वोल्टेज करने वाला, एक ज़्यादा वोल्टेज करने वाला। तो जो ट्रांसफार्मर आप सबने देखा है अभी तक, जितने भी ट्रांसफार्मर आप सबने देखे हैं, इवन मैंने भी, वो सारे ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम करने वाले हैं, वोल्टेज ज़्यादा करने वाले अभी तक ट्रांसफार्मर आपने देखे ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में। कहीं भी आपने अपनी ज़िंदगी में वोल्टेज अप करने वाला यानी बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर नहीं देखा है, वोल्टेज डाउन करने वाला ट्रांसफार्मर ही देखा है आपने। जो सड़क में चौराहे पर ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो ओवरहेड लाइन जिसको 11,000 वोल्ट कहते हैं, 11,000 वोल्ट को 220 में तब्दील करता है। जो आपके मोबाइल फ़ोन के चार्जर में, CFL के अंदर, DVD प्लेयर में, टीवी में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो 220 वोल्ट हमारे घर में सप्लाई आती है। 220 वोल्ट को टीवी वाला 12 वोल्ट में, DVD वाला 12 वोल्ट में, क्या कहते हैं LED वाला 5 वोल्ट में, और आपके मोबाइल चार्जर वाले को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। DVD प्लेयर में 220 का 12, टीवी में 220 का 12, आपके मोबाइल ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं चार्जर में 220 का 5, CFL में 220 का 5। जितने ट्रांसफार्मर आपने अब तक देखे हैं वो सारे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैं। मतलब इस चैम्बर में जो उनकी बाइंडिंग होगी, इधर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, इधर कम होंगे। अब ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, मैं समझाता हूँ। अब देखो, एक कुंडली के पास में दूसरी कुंडली रखी है, दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है।
लेकिन फिर भी इस कुंडली में आप ट्रांसफार्मर में इधर आप पावर सप्लाई लगा देते हैं और इधर से आपको रिसीविंग मिलना शुरू हो जाती है। इधर आप पावर सप्लाई लगाते हैं, इधर आपको रिसीविंग मिलती है। तो आखिरकार क्या कारण है, कौन सा सिद्धांत है, वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी कंसेप्ट है जिससे ट्रांसफार्मर के इधर वोल्टेज लगाते हैं और इधर वोल्टेज मिलने लगता है, इधर लगा देते हैं और इधर मिलने लगता है। तो आप बताएंगे गुरुजी आपने पढ़ाया था मुझे इस चैप्टर के जस्ट पहले चैप्टर में कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जिन बच्चों ने अगर अभी तक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वीडियो ना देखा हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वीडियो में जाइए, वहाँ मैंने एक जगह म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाया है, अन्योन्य प्रेरण। और अन्योन्य प्रेरण में यही बताया था, जब एक कुंडली के पास में दूसरी कुंडली को रखकर, एक कुंडली के पास में दूसरी कुंडली को रखकर दोनों कुंडलियों के बीच सापेक्ष गति कराएं, या एक कुंडली की धारा को परिवर्तित करें, या इस कुंडली में बहने वाली धारा को चालू अथवा बंद करें, तो इस दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक कुंडली के पास में दूसरी कुंडली रखी है और इस कुंडली में बहने वाली धारा को यदि हमने परिवर्तित नहीं किया, दोनों कुंडलियों के बीच में सापेक्ष गति नहीं कराई या स्विच लगा के ऑन ऑफ नहीं किया, तो आप नाक रगड़ के मर जाएंगे। लेकिन इस कुंडली के कारण इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। जब आप प्रैक्टिकल परीक्षा देते हैं और कोई अच्छा एग्जामिनर पढ़ा लिखा आदमी आता है आपका प्रैक्टिकल लेने, तो वो डिमांड करता है विद्यालय से कि मैं बच्चों का वाइवा लेना चाहता हूँ। नहीं, आजकल तो वाइवा कैसे होता है पता है? एग्जामिनर साहब आते हैं, उनकी दामाद की तरह सेवा की व्यवस्था की जाती है। काजू वाली मिठाई, काजू वाली नमकीन, काजू के बने व्यंजन सब उनके सामने परोस दिए जाते हैं, तरह तरह के आते ही उनके, और आपसे धन लिया जाता है कि प्रैक्टिकल का, हर प्रैक्टिकल का 200 लगना है। तो आप 100 बच्चे अगर अपने स्कूल में होते हैं तो 200 का हिसाब लगाओ, 20,000 हो गए। 10,000 उनकी जेब में लिफाफे में डाल दिया जाता है। गुरुजी कहते हैं गुरुजी कॉपी लिखवा लिया है? बोले ठीक है गुरुजी, सबकी लिख गई। बोले दे दो, हम जाते हैं। ऐसी प्रैक्टिकल परीक्षा होती है। नहीं, जब प्रैक्टिकल परीक्षा होती है, अच्छा एग्जामिनर आता है, मेरे जैसा आदमी कहीं जाता है तो कहता है एक काम करो, बच्चों को बुलाओ, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, इनसे मैं पूछता हूँ। तो साहिल मेरा प्रैक्टिकल देने आया। तो साहिल से हमने बात की, बेटा साहिल तुम्हें क्या पता है? बोले गुरुजी कुछ भी पूछ लिए, मैंने तो पढ़ा है। हनी मेरा प्रैक्टिकल देने आया, कहा बेटा तुमको कुछ पता है? तो बोले गुरुजी जो पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। तो हमने हनी से पूछा एक बात बताओ बेटा, तुमने अन्योन्य प्रेरण के बारे में पढ़ा है? बोले गुरुजी यस पढ़ा है मैंने, आप ही ने तो पढ़ाया था। हमने कहा परिभाषा सुनाओ। बोले जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर दोनों के बीच में सापेक्ष गति कराएं, अथवा दोनों की धारा को परिवर्तन करें, अथवा धारा को ऑन ऑफ करें, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। मजा आ गया? अच्छा बताओ बेटा तुम्हें ट्रांसफार्मर के बारे में सुना है? बोले यस गुरुजी। अच्छा तुम इसको बना सकते हो? यस गुरुजी। खटाखट हनी ने क्या किया? मार दिया डिजाइन। बोले बेटा ये क्या है? बोले प्राथमिक कुंडली। बोले ये क्या है? बोले द्वितीयक कुंडली। तो जो किताबी होगा तो वो क्या कहेगा? गुरुजी ने पूछा बेटा ये बताओ ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बोलो गुरुजी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अन्योन्य प्रेरण सुना चुके थे। देखो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह बात सत्य है। लेकिन अन्योन्य प्रेरण में 3 शब्द आए थे, या तो कुंडली की धारा बदलें, या तो दोनों के बीच में सापेक्ष गति कराएं, या स्विच को ऑन ऑफ करें।
और ट्रांसफार्मर के केस में ये तीनों ही नहीं होते हैं। न ही यहाँ ऐसा कोई रिहोस्टेट लगा होता है जो धारा को परिवर्तित करता है, न ही ऐसा कोई मैकेनिज्म होता है जो इनके बीच में गति कराए, और न ही ऐसा कोई मैकेनिज्म लगा होता है कि स्विच को ऑन ऑफ करने की व्यवस्था हो। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन अन्योन्य प्रेरण के लिए जरूरी 3 शर्तों में से एक शर्त कोई भी पूरी नहीं करता है, फिर भी इस कुंडली के कारण इस कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। तो एक जानवर जब अच्छा होता है तो पूछता है कि इसमें तीनों काम नहीं होते हैं, फिर भी अन्योन्य प्रेरण होता है, बताओ क्यों? तो जब बच्चा पढ़ा होता है तो जवाब देता है, गुरुजी सुनिए मैं एक बात बताऊं आपको, मैं मानता हूं कि इसमें अन्योन्य प्रेरण के लिए तीनों शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती, लेकिन एक बात सुनाऊं मैं आपको गुरुजी, मेरे सचानंद सर ने कहा था एसी का नेचर होता है पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है, जिसको चाहे उसको पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से। पागल हो गए गुरुजी, सर्व का सुना दिया ही। बोले यस गुरुजी, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, अल्टरनेटिंग करंट का नेचर होता है पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के। लोग नाचने लगते हैं छू लेती है तो, कसम से बता रहा हूँ। बोले गुरुजी आपने इसके इनपुट पर एसी अप्लाई किया था। क्या अप्लाई किया था? एसी अप्लाई किया था। एसी को कम ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे सचानंद सर कहते हैं एसी पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है, कभी 0 हो जाती है और आप सेकंड के 200वें हिस्से में देखेंगे कि मैक्सिमम पर चढ़ जाएगी, और अचानक 1/200 सेकंड में देखेंगे फिर 0 हो जाएगी, और कभी तो नीचे भाग जाती है। यानी इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसका नेचर है सेल्फ फ्लक्चुएटिंग, खुद ही बदलती रहती है। तो जो चीज़ खुद ही बदलती रहती है तो उसको रिहोस्टेट लगा के क्या करेगा, उसको स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है, मोशन की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आपसे आज से कोई सवाल पूछता है कि बेटा ये बताओ प्रत्यावर्ती धारा वो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ, यस। अच्छा ये बताओ, जब ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है तो अन्योन्य प्रेरण के लिए जरूरी 3 शर्तों में से कोई भी शर्त ट्रांसफार्मर पूरी नहीं करता है, लेकिन फिर भी अन्योन्य प्रेरण होता है, क्यों? तो आप बताएं। ट्रांसफार्मर के इनपुट पर एसी लगाते हैं और एसी का नेचर सेल्फ फ्लक्चुएटिंग होता है। मतलब आज से एक बात पक्की हो गई, ट्रांसफार्मर डीसी में काम करता ही नहीं है। तो वो बकलोल, पहले सुन ले ठीक से ध्यान से, जो अब तक ये समझते हो कि ट्रांसफार्मर एसी से डीसी बनाता है, डीसी में ट्रांसफार्मर में डीसी लगाते ही ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा, ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा, दोनों कॉइल लाल होकर जल के ख़त्म हो जाएंगे इमीडिएट। तो थोड़ी देर में भस्म हो जाएगा, 5 मिनट चालू रहने दिया तो। इसमें डीसी लगा के 5 मिनट चालू रहने दिया, ट्रांसफार्मर भस्म हो जाएगा, अपने आप जल जाएगा, ट्रांसफार्मर ही जल जाएगा, रहेगा ही नहीं, काम तो करेगा नहीं। उम्मीद करता हूँ ट्रांसफार्मर समझ में आ गया होगा। यहाँ प्राथमिक कुंडली होती है, अब वो किताब में भी देख लेना बे थोड़ा बहुत, कार्यविधि रचना, हमने ओरिजिनल चीज़ तुमको बता दी है। किताब ये तुम्हारे पास है ना, पढ़ना, अपने मन से लिखना जो जो लिख सकते हो, ओरिजिनल चीज़ तुमको बता दी। अब और सुनो काम की चीज़, जिससे न्यूमेरिकल लगाने हैं। होना क्या है, इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत आसान है, 10-12 न्यूमेरिकल है, एकदम मक्खन मलाई। एक न्यूमेरिकल फंसेगा वो मैं बताऊंगा, बाकी सब लग जाए। वो भी हो सकता है ना फंसे, इतना जोरदार आप लोग न्यूमेरिकल लगा रहे कि मेरा मन खुश हो गया है। ठीक, ओके, आओ इधर। आपने कहा कि इस कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण इस कुंडली में धारा पैदा होगी। मतलब शाप है E बराबर -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। E बराबर -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो E1 करोगे तो यहाँ N1 करोगे। जब सेकेंडरी में चलिएगा तो E2 यानी सेकेंडरी में डेवलप होने वाला वोल्टेज, तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न N2 डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। जो फ्लक्स पैदा होगा वही तो लिंक शेयर करेगा, जो उत्पन्न होगा वही तो वहाँ सेंड करेगा, वही तो लिंक करेगा वहाँ। ज़रा आइए यहाँ,
इनको तो दीजिए उड़ा, इनको भी दीजिए उड़ा। एक बहुत सुंदर सा रिलेशन बन गया, E1 अपान E2 इज इक्वल टू N1 अपान N2। N1 है प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न। अब आपकी किताब में इसको लिखा गया है EP, 1 को लिखा गया है P फॉर प्राइमरी, ES, S फॉर सेकेंडरी, NP, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। तो ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, बढ़ाना मत। N1 अपान N2 इज इक्वल टू E1 अपान E2। अब तुमको क्या मामला समझ में आया, मैं समझाता हूँ इसी एक न्यूमेरिकल से। अब आपने कहा आपने एक ट्रांसफार्मर बनाया जिसके प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न आपने 1000 डाल दिए। अगर इसके सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न 100 रखे हैं आपने, और प्राइमरी में लगाया वोल्टेज जिसको EP भी कह सकते हो और E1 भी कह सकते हो, वो 220 वोल्ट था। तो ज़रा देखिए सेकेंडरी में पैदा होने वाला वोल्टेज कितना होगा। अब पता लगाना है कि यहाँ कितना वोल्टेज पैदा होगा, तो कौन सा फार्मूला आपकी हेल्प करेगा। आप बोलेंगे गुरुजी यही वाला लगा देना, ये वाला। तो EP रहा 220, ES तुमको चाहिए, चाहे इसको VS लिख देना, डोंट कंफ्यूज। ES EMF, VS वोल्टेज, सेम थिंग यार। NP बोले 1000 मारे थे और सेकेंडरी में 100 ही मारे थे, सब जीरो कट गए। तो सेकेंडरी में पैदा होने वाला वोल्टेज कितना रह गया 220 के बदले में। तो तुमको प्रैक्टिकल दिखा दिया मैंने, और का प्रमाण दूं। यानी इसकी तुलना में अगर इसके नंबर आप टर्न कम करोगे तो उसी रेशियो में वोल्टेज डिक्रीज होगा। लेकिन जब यहाँ से यहाँ वोल्टेज ट्रांसफ़र होता है तो विज्ञान कहता है पावर कांस्टेंट। आइडियल आदर्श ट्रांसफार्मर के केस में पावर कांस्टेंट रहता है। तो प्राइमरी का पावर और सेकेंडरी में जनरेट होने वाला पावर सेम रहेगा। तो P बराबर हमने पढ़ा है VI, तो VP IP। अब मैं V लिखूं या E लिखूं, डोंट कंफ्यूज। E आल्सो EMF, V आल्सो वोल्टेज। PS इज इक्वल टू VS IS। तो लो भैया, VP अपान VS करंट के साथ भी एक संबंध दे गया, IS अपान IP। तो एक कॉमन रिलेशन लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए। कॉमन रिलेशन क्या हो गया, VP अपान VS इज इक्वल टू NP अपान NS इज इक्वल टू IS अपान IP। यकीन जाने इस चैप्टर के सारे सवाल अकेले यही फार्मूला लगा देगा। ओके, हो गया ट्रांसफार्मर। अब आप ये फार्मूला समझ गए होंगे और इनको केवल सजाना है न्यूमेरिकल में। हमसे मत पूछना, हम नहीं बताएंगे। चलो और थोड़ा सा सुना दें, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक प्रकार की मशीन है। ट्रांसफार्मर मशीन ही तो है। और दुनिया में हर मशीन में एक टर्म आता है दक्षता। दुनिया में जितने इंजन, जितनी मशीन्स बनी हैं, उनमें एक शब्द आता है दक्षता। अंग्रेजी में इफ़िशियंसी कहते हैं। और इफ़िशियंसी का एक ही फार्मूला पूरी दुनिया में पढ़ा लिखा सुना देखा जाना गया है, आउटपुट पावर। O/P का मतलब आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर इनटू 100। ये दक्षता का एक खूबसूरत सा फार्मूला है। और इस दक्षता के इस फार्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल तो आना ही चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ वो न्यूमेरिकल क्या है। मशीन दुनिया में जितनी है सबकी दक्षता का एक ही फार्मूला लिखा गया है, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर इनटू 100। फिलहाल एग्जाम्पल में दक्षता को लेकर के कोई सवाल नहीं बनाया गया है, लेकिन एक्सरसाइज में मुझे याद है अच्छे से कि एक क्वेश्चन तो है ही। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर हमारी किताब में 73 और 74 में दक्षता को लेकर के बात की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आउटपुट को निर्गत हिंदी में कहते हैं, इनपुट को निवेशी कहते हैं, इसको तो निर्गत शब्द आए तो अंग्रेजी में आउटपुट, निवेशी शब्द आए तो हिंदी में इनपुट, नहीं अंग्रेजी में इनपुट। तो उम्मीद करता हूँ ट्रांसफार्मर, रेजोनेंस और LC ऑसिलेशन जैसी खूबसूरत कंसेप्ट आज आपकी क्लियर हो गई होंगी। आपको पूरा फ्रीडम है न्यूमेरिकल लगाने का। आप
आज रात से सुबह तक कमेंट करके मुझे बताओ, क्या कल मैं सुबह रे ऑप्टिक्स शुरू करूं आपके लिए? मेरा मन हो रहा है रे ऑप्टिक्स शुरू करने को, तो आप आदेश करें तो कल सुबह मैं आपकी रे ऑप्टिक्स शुरू करूं। और आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे बना डालिए, जो जो डाउट रह जाए छोटा बड़ा। अभी कुछ बच्चों ने जो डाउट भेजे हैं मैंने सब ट्रिक कर लिए हैं, चिंता बिल्कुल मत करना। जिन बच्चों ने 4-5 सवाल के डाउट भेजे हैं, मैं बिल्कुल एक सवाल तो बहुत प्रायोरिटी के साथ सबका है। मुझे कुल डाउट मिले हैं 1, 2, 3, 1, 2, इसमें ये बता चुका हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन का डाउट बच्चों ने भेजा है, तो एक क्लास लाइव कर दूंगा। आप आदेश करेंगे तो अभी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। 8 बज गए हैं, मैं अभी 5 मिनट में इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद आप इस वीडियो को आज रात में ज़रूर देख डालिए, हर हाल में देख डालिए, और सुबह तक अभी रात में कमेंट करके अच्छे कमेंट कर देना, है ना, जैसे हमेशा करते हो। वही बात दोबारा लिख लेना, कोई घट नहीं जाओगे, है ना। और ये ट्रांसफार्मर ख़त्म हो गया और बढ़िया सा एक वॉल्यूम 1 फिनिश हो गया पूरी तरह से। अब देखो वॉल्यूम 2 बहुत तेज़ चलेगा, बहुत हाई स्पीड में चलेगा। जो वक्त था तुम्हारा गुजर गया, अब आपको तेज़ी से सफ़र को आगे बढ़ा करके सफ़र ख़त्म करना है। फिर बाद में लाइव क्लास में बात करते हैं, आज इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। और बहुत पढ़ो, बहुत बढ़ो, कुछ इंजीनियर बनो, कुछ पत्रकार बनो, कुछ लोग कुछ मत बनो, अच्छा इंसान बनो, कुछ डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर होने के साथ साथ मनुष्य जरूर बने रहना। कुछ लोग कुछ ना बने, हमें आप सबसे कुछ नहीं चाहिए कि आप कुछ बने, लेकिन अच्छा इंसान जरूर बने सबसे पहले, फिर जो कुछ बनना हो बाद में बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट, जाने का मन तो नहीं कर रहा है, फिर मिलते हैं।